जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत आपका अपने परिवार में। कैसे हो आप सभी? तो फटाफट से सभी साथी क्लास को एक बार सभी साथियों के पास में शेयर कर दीजिएगा। और जो भी दोस्त परिवार में नया है वो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। साथियों, हम पढ़ रहे थे मारवाड़ इतिहास, और मारवाड़ इतिहास में हमने पढ़ लिया था राव जोधा तक। राव जोधा के बाद में हमने पढ़ा था राव सातल को, और राव सातल के बाद में हमने पढ़ा था पूंजा को, पढ़ा था गांगा को, पढ़ा था और राव मालदेव तक हमने बात कर ली। शुरू करते हैं साथियों अपना एपिसोड की जो क्लास अपनी शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं। अब आगे राव मालदेव के बाद में पढ़ेंगे साथियों राव चंद्रसेन को पढ़ेंगे। अब कौन सी को पढ़ेंगे? राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन को एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण शासक है, और एक न किसी से कभी ना कभी पूछ लिया जाता है। जैसे कि बात करें, एक तो आ जाता है राव माल जोधा आ जाता है, और जोधा के बाद में मालदेव, चंद्रसेन, अजीत सिंह और जसवंत सिंह, अभय सिंह और हनुमंत सिंह। और बात करें तो जैसे कि एक और इसमें आ जाता है, जैसे कि फिर दुर्गादास राठौड़ आ जाता है, मोहनोत नैणसी आ जाता है, ठीक है, और एक मान सिंह आ जाता है। इस प्रकार के जो कुछ मारवाड़ में महत्वपूर्ण मुख्य जो शासक थे, मुख्य मतलब एग्जाम की दृष्टि से, तो अब उनको पूछ लेते। एक तख्त सिंह भी आ जाता है जो 1857 क्रांति के समय रहा था, वो भी एक द क्वेश्चन बन जाता है इस प्रकार से। तो मुख्य मुख्य जो शासक है साथियों, उन पर हम तो विशेष प्रकार से थोड़ी बात करेंगे, और जो अपनी दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है तो उनको हम बेसिक रूप से समझ लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरू करते हैं, देखिएगा राव चंद्रसेन के बारे में। राव चंद्रसेन साथियों, राव चंद्रसेन अगर आपसे पूछा जाए इनका जन्म, राव चंद्रसेन का अगर आपसे जन्म पूछा जाए, 16 जुलाई, कब हुआ था इनका जन्म? 16 जुलाई 1541 ईस्वी को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था साहब। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक नोट लगाकर आपको यहाँ पर लिखना है। नोट लगाकर यहीं पर लिख लेना है, बाद में नहीं, यहीं पर लिखना है। 9 मई 1540 ईस्वी, यहाँ पे लिखिएगा 1540 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का, महाराणा प्रताप का जन्म, का महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और 1541 ईस्वी को किसका जन्म हुआ था? राव चंद्रसेन का जन्म हुआ था। राव चंद्रसेन का जन्म होता है। और 1542 ईस्वी को मुगल बादशाह, मुगल बादशाह अकबर का जन्म होता है। अकबर का जन्म राव चंद्रसेन का क्या होता है, ये यहाँ पर आपको लिखना है। अब साथियों, राव चंद्रसेन के कुछ उपनाम है, तो वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। राव चंद्रसेन के उपनाम, राव चंद्रसेन के उपनाम किस किस नाम से जाना जाता है राव चंद्रसेन को? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इनको कहा जाता है साथियों, इनको कहा जाता है महाराणा मारवाड़ का प्रताप। मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। और ये बात किसने कही थी? डॉक्टर डॉक्टर विश्वेश्वर विश्वेश्वर नाथ देव के द्वारा ये बात कही गई थी। मारवाड़ का प्रताप, महाराणा प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का पथ प्रदर्शक, प्रताप का पथ प्रदर्शक, मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी इसको कहा जाता है साथियों। और इसे कहा जाता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विस्मृत वाला राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विस्मृत वाला शासक इसको कहा जाता है। शासक इसको
कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आगे लिखना है यहाँ पर, राव चंद्रसेन को कहा जाता है राजपूत राजाओं का आदर्श इनको कहा जाता है। साथ क्या कहा जाता है? राजपूत राजाओं का आदर्श भी इन्हीं को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहा जाता है। तो ये सारी बातें हैं, आपको फटाफट से नोट लिखिएगा। और आपसे ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पर अगर आपसे माता पिता इनके कभी पूछ लिया जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पिता इनके राव मालदेव थे। कौन थे? पिता का नाम था राव मालदेव। क्या नाम था? राव मालदेव इनके पिता का नाम था। माता का इनकी नाम था साथियों, माता का नाम था रानी स्वरूप दे। क्या नाम था? रानी स्वरूप दे। स्वरूप दे इनकी माता का नाम था। तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान दे रखना है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर नोट कर लिया इसको। और यहाँ पर ध्यान रखना है साथियों, राव चंद्रसेन को कहा जाता है भूला बिसरा राजा। भूला बिसरा राजा इनको कहा गया है। और ये बात किसने कही थी? मुहणोत नैणसी के द्वारा। मुहणोत मुहणोत नैणसी ने ये बात कही थी। ने मुहणोत कहा था इसे भूला बिसरा राजा कहा था, क्योंकि बाद में इनकी जब इनकी धन संपत्ति का अभाव पड़ा तो इन्होंने बड़े जो अमीर साहूकार थे तो उनके घरानों को इन्होंने लूटा था। तो इस कारण इन्हें भूला बिसरा राजा भी कहा गया था। ठीक है, तो आगे देखिएगा साथियों, एक बार सभी साथी एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बात करते हैं। और यहाँ पर लिख लीजिएगा इनका राज्याभिषेक। राज्याभिषेक का राज्याभिषेक हुआ था साथियों 31 दिसंबर को। कब हुआ था? 31 दिसंबर 1562 ईस्वी को। राव मालदेव की 1562 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। बाद में इनका यहाँ पर राज्याभिषेक करवाया गया था। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं साथियों इनके बारे में। राव जो चंद्रसेन थे, इनके भाई का नाम राव चंद्रसेन के भाई कौन कौन थे साथियों? ध्यान रखना है, एक का नाम था राम सिंह। दूसरा था उदय सिंह था। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है इसमें, और तीसरे भाई का बात करते हैं तो वो आ जाता है रायमल। रायमल आ जाता है। अरे यहाँ पर आपको क्या क्या ध्यान रखना है इसमें? इसमें आपको ध्यान रखना है जो राम सिंह था ये चला जाता है साथियों 1562 ईस्वी में। कब चला जाता है? 1562 ईस्वी में। किसके पास चला जाता है? अकबर के पास चला जाता है। किसके पास? अकबर के पास चला जाता है। और अकबर इसको क्या देता है? मेवाड़ में केलवा की जागीर प्रदान करता है। केलवा की जागीर प्रदान करता है। और जो उदय सिंह था, उदय सिंह साथियों ये भी किसके पास चला जाता है? अकबर के पास में चला जाता है। और अकबर के पास में जाने के बाद में इसको एक प्रगना दिया गया था साथियों, नाडोल का प्रगना। कौन सा प्रगना दिया गया था इसको? इसे नाडोल का प्रगना दिया गया था। नाडोल का प्रगना इसको दिया गया था। ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आगे देखिएगा, आगे बात करते हैं। तो इसको तो दे दिया गया था। ठीक है, अब रायमल देखिएगा यहाँ पर हाँ, यहाँ पर रायमल को देखिएगा। ये तो साथियों सुल्तान देवड़ा जो सिरोही का सुल्तान देवड़ा के साथ युद्ध करते हुए मारा गया। ये इसमें आपको ध्यान रखना है। आगे ध्यान दीजिएगा साथियों, जो ये उदय सिंह था, राम सिंह ने तो साथियों एक युद्ध लड़ा था इसके साथ में। इसका नाम था
क्लोदी में लड़ा था इसने, क्लोदी में, और इसने लड़ा था लोहावट का युद्ध, या हम कह सकते हैं इसको नाडोल का, नाडोल का युद्ध लड़ा था साथियों इसने, नाडोल का युद्ध, नाडोल का युद्ध इनके द्वारा लड़ा गया था। और ये लड़ा गया था 1563 ईस्वी में लड़ा गया था, और इसमें हार राम सिंह की हुई थी और जीत चंद्रसेन की इसके अंतर्गत हुई थी। और इनके द्वारा लोहावट का युद्ध लड़ा गया था, लोहावट का युद्ध इनके द्वारा लड़ा गया था। और इसमें भी साथियों, इसमें भी उदय सिंह की तो क्या हो जाती है, इसमें भी उदय सिंह की तो हार हो जाती है, और चंद्रसेन की क्या हो जाती है, इसमें भी विजय हो जाती है। ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं साथियों, आगे ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा साथियों, आगे आ जाता है। अब ये जहां से चलकर आ जाता है साथियों, एक मतलब 3 नवंबर 1570 ईस्वी की बात यहाँ पर आती है, 3 नवंबर 1570 ईस्वी में। अब यहाँ पर क्या हुआ, 3 नवंबर 1570 ईस्वी में अकबर के द्वारा, अकबर के द्वारा नागौर दरबार लगाया गया, नागौर दरबार लगाया गया। अब जो ये नागौर दरबार था, नागौर दरबार था साथियों, भारमल के दिमागी उपज मानी जाती है, भारमल के दिमाग की उपज इसको मानी जाती है। अभी इसमें नागौर दरबार में क्या हुआ था कि राजस्थान के अधिकांश राजाओं ने इसमें, राजस्थान के, राजस्थान के अधिकांश राजाओं ने, अधिकांश राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। और इसमें कौन कौन से आए थे वो शासक शामिल होने के लिए, तो वो उनका भी एक दो का नाम हमें यहाँ पर लिख देते हैं। इसमें आने वाले थे, जैसे कि बात करें जैसलमेर का, जैसलमेर का कौन था, हरराज। कोटा का दुर्जनशाल, कोटा का कौन था, दुर्जनशाल था। और सिरोय का सुल्तान दुर्जन हाड़ा या दुर्जनशाल हाड़ा इसको हम कह सकते हैं। और सिरोय का सुल्तान देवड़ा, सिरोय का सुल्तान देवड़ा था, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। और राम सिंह और उदय सिंह तो थे ही इनके चेले, राम सिंह और उदय सिंह। और फिर बाद में चंद्रसेन भी यहाँ पर आया था, किंतु चंद्रसेन भी अपने पुत्र के साथ में यहाँ पर आता है, किंतु उसको यहाँ पर मान सम्मान न मिलने पर, यहाँ पर भेदभाव दिखने के कारण ये यहाँ से दरबार छोड़कर यहाँ से चला जाता है, जिससे अकबर बहुत नाराज हो जाता है। जब अकबर नाराज हो जाता है तो इसके पीछे सेना लगा दी जाती है, और ये यहाँ से चला जाता है साथियों। कहाँ पर चला जाता है, ये यहाँ से जोधपुर जाता है। जब जोधपुर पर इन पर आक्रमण पीछे सेना का पता चला, तो ये यहाँ से चलकर साथियों यहाँ ये चला जाता है, भद्राजून चला जाता है। वहां पर कुछ साल वहां पर रुकने के बाद में जब मुगलों वहां पर भी आक्रमण करने के लिए मतलब वहां पर पहुंच गए, तो ये यहाँ वहां से निकल कर फिर आगे सिवाना में चला जाता है। सिवाना के बाद में ये फिर साथियों जैसे कि ये फिर मेवाड़ की तरफ आ जाता है। मेवाड़ की तरफ आने के बाद में ये चला जाता है साथियों, ये कहाँ पर जाता है, फिर ये चला जाता है जो चंद्रसेन था वो चला जाता है डूंगरपुर, डूंगरपुर से बांसवाड़ा चला जाता है। और बांसवाड़ा से के बाद में एक कोटड़ा, कोटड़ा में आने के बाद में राणा प्रताप से मुलाकात करता है। फिर कुंभलगढ़ में चला जाता है, कुंभलगढ़ में राणा प्रताप का औपचारिक राज्याभिषेक होता है, उसमें भी ये शामिल होता है राव चंद्रसेन। और इसके बाद में फिर ये सीधा निकलकर फिर सिचियाई तक के पहाड़ों में चला जाता है, और वहां पर इनको जहर दे दिया जाता है भोजन के अंतर्गत। इनको मतलब किसी प्रकार से भोजन करवाया जाता है, और बाद में इनको जहर देकर वहीं पर इनको मार दिया जाता है। 1581 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ी सी चर्चा इसके अंतर्गत हम करने वाले हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा आगे है साथियों, चंद्रसेन क्या करता है, राव चंद्रसेन नागौर दरबार से, नागौर दरबार से निकलकर ये चला जाता है साथियों जोधपुर, जोध, किंतु इसके पीछे अकबर सेना भेज देता है और ये यहाँ से चला जाता है साथियों भद्रा जून चला जाता है, किंतु यहाँ पर भी मुगलों के सैनिक पहुंच जाते हैं और ये यहाँ से भी निकलकर फिर कहाँ पर आ जाता है, यहाँ से भी निकलकर ये आ जाता है साथियों, जैसे कि यहाँ पर राव चंद्रसेन था ये आ गया नागौर दरबार में आ जाता है, नागौर दरबार में आने के बाद में ये जोधपुर गया, किंतु यहाँ पर पीछे सैनिक आ गए, फिर ये चला गया भद्राजोन चला जाता है, भद्राजोन में भी इनके सैनिक आ जाते हैं मुगलों के, भद्राजोन से निकलकर भद्राजोन से निकलकर ये चला जाता है साथियों सिवाना में चला जाता है, कहाँ पर चला जाता है, सिवाना में, मारवाड़ शासकों की शरण स्थली सिवाना को ही कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। सिवाना में 4 वर्षों तक यहाँ रुककर, 4 वर्षों तक रुक कर मुगलों का सामना किया था, मुगलों का सामना किया था, सामना किया। अब सिवाना के बाद में साथियों अगर हम बात करते हैं तो ये चला जाता है साथियों कहाँ पर, सिवाना की तरफ में मेवाड़ की तरफ चला जाता है, तो ये जाता है सबसे पहले डूंगरपुर चला जाता है, कहाँ पर चला जाता है, डूंगरपुर चला जाता है, डूंगरपुर के बाद में ये चला जाता है साथियों बांसवाड़ा में चला जाता है, बांसवाड़ा चला जाता है, बांसवाड़ा के साथियों राव प्रताप सिंह ने 3-4 गांव दिए थे, 3-4 गांव दिए थे, फिर इनके बाद में ये चला जाता है साथियों कोटड़ा चला जाता है, कोटड़ा की पहाड़ियों में चला जाता है, यहाँ पर राणा प्रताप से मुलाकात करता है, राणा प्रताप से मुलाकात होती है। अब कोटड़ा के बाद में साथियों ये चले जाते हैं कहाँ पर, ये चले जाते हैं साथियों कुंभलगढ़ चले जाते हैं, कहाँ पर चले जाते हैं, इसके बाद में कोटड़ा के बाद में ये कुंभलगढ़ चले जाते हैं, कुंभलगढ़ चले जाते हैं, सारी घटनाक्रम महाराणा प्रताप को ये बता देता है, इस प्रकार से यहाँ पर ऐसा हुआ था। और ये क्या करता है 1578 ईस्वी में, 78 ईस्वी में राणा प्रताप के औपचारिक राज्याभिषेक में, औपचारिक राज्याभिषेक में शामिल हुए थे। इसके बाद में जोधपुर के ये कुंभलगढ़ के बाद में साथियों कहाँ पर चले जाते हैं, ये चले जाते हैं साथियों कानुजा में चले जाते हैं, कानुजा की पहाड़ियों में चले जाते हैं। के बाद में सारण की पहाड़ियों में चले जाते हैं, सारण की पहाड़ियों में चले जाते हैं, सारण की पहाड़ियों के जाने के बाद में साथियों ये पोखरण चले जाते हैं, पोखरण चले जाते हैं। अब पोखरण इनको जाने की क्यों आवश्यकता पड़ी, पोखरण इसलिए पड़ी कि राव चंद्रसेन का जो परिवार था साथियों वो पोखरण में ही था, कहाँ पर था, ये पोखरण में ही था, बाद में पोखरण का यहाँ पर था तो
यहाँ पर साथियों यहाँ का ध्यान दीजिएगा, पोखरण में इनका परिवार तो था, किंतु इस पोखरण दुर्ग पर जो जैसलमेर का जो शासक था तो वो हर्राय भाटी था, तो वो यहाँ पर आक्रमण करता है, और आक्रमण करने पर इनके जो पूरे परिवार को यहाँ पर घेर लिया जाता है। घेरने के बाद में राव चंद्रसेन को समझौता करने के लिए बोलता है, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर साथियों चंद्रसेन क्या करता है, 1,00,000 फद्दिए देकर, 1,00,000 फद्दिए फद्दिए देकर देकर पोखरण दुर्ग को हर्राय भाटी के पास गिरवी रखता है, गिरवी रखता है कि जब तुम्हारा अधिकार वापस जोधपुर पर हो जाए तो तुम वापस इस दुर्ग को ले लेना। ठीक है, अब पोखरण के बाद में जब हम बात करते हैं तो ये चला जाता है साथियों ढूंढाड़ चला जाता है। ये कहां पर चला जाता है, उसके बाद में ये चला जाता है ढूंढाड़, ढूंढाड़ चला जाता है। ढूंढाड़ के बाद में अगर हम बात करें तो ये चला जाता है साथियों, ये चला जाता है सिंचियाई के पहाड़ों में, सिंचियाई के पहाड़ों में चला जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि वेरीसाल कुंपावत इनके साथ में धोखा कर देता है, और ये इनको जहर दे देता है, जहर दे देता है। यहाँ पर इनकी चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है, चंद्रसेन की मृत्यु यहाँ पर हो जाती है। ये इस प्रकार से इनका जो डायग्राम है तो वो आपको यहाँ पर समझ लेना है। ठीक है, कर लिया। राव चंद्रसेन की मृत्यु यहाँ पर हुई थी इनकी 11 जनवरी 1581 ईस्वी को इनकी यहाँ पर क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। हाँ, बीकानेर का आया था, सही बात है आपकी। यहाँ पर बीकानेर से कल्याणमल भी आया था, बीकानेर से कल्याणमल भी आया था, कल्याणमल भी आया था। और ये दोनों पुत्रों के साथ में आया था राम सिंह और राय सिंह के साथ में, राय पृथ्वी सिंह था इसमें, सॉरी यहाँ पर राम सिंह नहीं आएगा, राय सिंह और पृथ्वी सिंह के साथ में, पृथ्वी सिंह के साथ में आया था। यहाँ पर आगे देखिएगा राव चंद्रसेन की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में साथ ही थोड़ी सी बात करते हैं, अकबर के द्वारा भेजे गए कुछ अभियान थे राव चंद्रसेन के लिए। अकबर के द्वारा भेजे गए अभियान, किन किन को भेजा था अकबर ने, तो वो एक बात थोड़ी सी यहाँ पर देख लेते हैं, कहीं एक बार एग्जाम में पूछ लिया जाए तो अपने लिए तो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पर सबसे पहले भेजा था किसको, यहाँ पर हुसैन कुली खां को भेजा था, हुसैन कुली खां को भेजा था। और इसको कब भेजा था, 1573 ईस्वी के अंतर्गत इनको भेजा था। और सर्वप्रथम इसी को भेजा था, किसको भेजा था, सर्वप्रथम हुसैन कुली खां को भेजा था। और दूसरी बात करते हैं, दूसरे नंबर पर आया था राय सिंह राठौड़ आया था साथियों, राय सिंह राठौड़ आता है। और ये भी कब आता है, 1573 ईस्वी में ही आ जाता है। 3 नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा साथियों, और राय सिंह राठौड़ को 1573 ईस्वी में जोधपुर का गवर्नर बनाया गया था। क्या बनाया गया था, इसको ही जोधपुर का गवर्नर अकबर के द्वारा बनाया गया था।
अकबर के द्वारा बनाया गया था, गवर्नर बनाया गया था, बनाया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 3 नंबर पर कौन आया था? 3 नंबर पर आया था जलाल खां और शाहबाज खां। जलाल खां और इसके बाद में आया था शाहबाज खां। शाहबाज शाहबाज खां, ये इसके बाद में आए थे साथियों। 1575 ईस्वी में आए थे दोनों। कब आए थे? 1575 ईस्वी में, 1575 ईस्वी में आए थे। और ध्यान दीजिएगा, पाइंदा खां और कासिम खां 1580 ईस्वी में आए थे। पाइंदा खां प्लस कासिम खां, कासिम खां, ये कब आए थे? ये आए थे साथियों 1580 ईस्वी में यहाँ पर आए थे। और आपको ध्यान रखना है राव चंद्रसेन के बारे में, मारवाड़ में छापा मार युद्ध पद्धति को सर्वप्रथम राव चंद्रसेन के द्वारा प्रयोग में ली गई। चंद्रसेन के द्वारा राव चंद्रसेन के द्वारा प्रयोग में ली गई थी। किंतु साथ ही ध्यान रखना है, छापा मार युद्ध पद्धति को अपनाने वाला सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? सर्वप्रथम महाराणा उदय सिंह ने। महाराणा उदय सिंह के द्वारा की गई थी। किंतु मारवाड़ में सर्वप्रथम राव चंद्रसेन के द्वारा अपनाया गया था। और ये आया था साथियों मेवाड़ में। कहाँ पर? मेवाड़ आया गया था, मेवाड़ में। इसके बाद में फिर राणा प्रताप ने भी अपनाया था। राणा प्रताप ने तब अपनाया। तो ये इसमें आपको ध्यान रखना है साथियों, नोट करो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अकबर के द्वारा 1581 से लेकर के 1583 ईस्वी तक, 1583 ईस्वी तक जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया। खालसा घोषित, मतलब खालसा का मतलब क्या होता है, क्या समझिएगा? खालसा सरकार के नियंत्रण वाली भूमि, सरकार के नियंत्रण वाली भूमि, ये इसका मतलब होता है। अब आगे देख लेते हैं साथियों। अगला शासक आता है मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह आता है। अब मोटा राजा उदय सिंह का शासनकाल रहा था 1583 ईस्वी से लेकर के 1589 ईस्वी तक ये यहाँ पर रहा था इसका। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा की को जो ये उपाधि दी गई थी, राव मोटा राजा उदय सिंह, ये दी गई थी राव व मोटा राजा की उपाधि। मोटा राजा की उपाधि
ये दी गई थी अकबर के द्वारा, अकबर के द्वारा दी गई। ठीक है, ये यहाँ पर बात क्लियर हो जाती है। आगे देखिएगा, मुगलों की मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का पहला शासक, मारवाड़ का पहला शासक कौन था? मोटा राजा उदय सिंह था। और मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया, वैवाहिक संबंध स्थापित। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पर थोड़ी सी का आपको ध्यान देना है। अकबर के द्वारा साथियों इसको जो दिया गया था 1585 ईस्वी में उदय सिंह को अकबर के द्वारा लाहौर का गवर्नर बनाया गया, लाहौर का गवर्नर बनाया। आगे देखिएगा, 1587 ईस्वी में मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री का क्या नाम था? जोधाबाई। जयपुर वाली नहीं, मारवाड़ वाली जोधाबाई, या मानमती कहो, या फिर इसको जगत गुसाई का विवाह सलीम के साथ में किया। सलीम के साथ सलीम का क्या नाम था? जहांगीर। जहांगीर। ये किसका पुत्र था? ये पुत्र था साथियों, यह पुत्र था हक्का बाई और अकबर का। और फिर साथियों ध्यान दीजिएगा, जगत गोसाई और जहांगीर से एक पुत्र हुआ इनका भी, जिनका नाम था खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम। और खुर्रम को ही क्या कहा जाता है? खुर्रम को ही शाहजहां के नाम से जाना जाता है, शाहजहां के नाम से जाना जाता है। ये इसमें आपको नोट कर लेना है, जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। मोटा राजा उदय सिंह के समय मारवाड़ चित्रकला पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। भाव
उदय सिंह ने लूणी नदी के किनारे, लूणी नदी के किनारे मल्लीनाथ पशु मेले की, मल्लीनाथ पशु मेले की शुरुआत की, शुरुआत। मल्लीनाथ जो पशु मेला है साथियों, यह राजस्थान का, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, सबसे प्राचीन पशु मेला। ठीक है। मल्लीनाथ जी को कहा जाता है साथियों मालानी का धनी, मालानी का धनी इनको कहा जाता है। ठीक है। 1399 ईस्वी में, 1399 ईस्वी में इन्होंने कुंडा पंथ चलाया था। कौन सा पंथ चलाया था? कुंडा पंथ चलाया। और भजन कीर्ति समारोह का भी इनके द्वारा आयोजन करवाया गया था। बचपन का नाम जिनका माला था साथियों। आगे देखिएगा, आगे बात करते हैं। और मोटा राजा उदय सिंह ने पशु मेले की यहाँ पर शुरुआत कर दी यहाँ पर सर, इनकी शुरुआत यहाँ पर कर दी जाती है। और आगे देखिएगा साथियों, उदय सिंह ने आहुआ में चारणों व ब्राह्मणों को मिली जागीर को छीना था। इस कारण चारणों ने आहुआ में जौहर किया, जौहर किया। ठीक है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, मोटा राजा उदय सिंह की मृत्यु, मोटा राजा उदय सिंह की मृत्यु लाहौर में हुई थी। लाहौर में कब हुई थी? 1589 ईस्वी में। और इसके साथियों दो पुत्र थे। कितने पुत्र थे इसके? दो पुत्र थे। कितने पुत्र थे इसके? दो पुत्र थे। और कौन कौन से थे? एक का नाम था सूर सिंह, एक का नाम था सूर सिंह, और दूसरा का नाम था राव किशन सिंह, राव किशन सिंह। एक बार इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, मोटा राजा उदय सिंह मोटा राजा उदय सिंह। एक तरफ आ जाता है राव सूर सिंह, राव सूर सिंह, और इस तरफ आते हैं राव किशन सिंह। ये तो बन जाता है साथियों उत्तराधिकारी। ये तो क्या बना? उत्तराधिकारी घोषित किया गया। और राव किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में
किशनगढ़ किशनगढ़ की स्थापना करता है और किशनगढ़ में राठौड़ वंश की नींव रखता है। राठौड़ वंश की नींव रखता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साथियों, किशनगढ़ से साथियों इस किशनगढ़ को कहा जाता है मार्बल मंडी। मार्बल मंडी इसको कहा जाता है, मार्बल मंडी इसको कहा जाता है। और राजकुमारी चारुमती का संबंध, राजकुमारी चारुमती का संबंध इससे आ जाता है। और साथियों मुख्य बात आ जाती है, यह आ जाती है साथियों बनी ठनी। बनी ठनी कहाँ की प्रसिद्ध है? किशनगढ़ की प्रसिद्ध। इसे क्या कहा जाता है? भारत की मोनालिसा। भारत की मोनालिसा कहा जाता है। तो प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? प्रकाश में लाने का श्रेय को दिया जाता है। जल्दी से बताइए, इसको प्रकाश में लाने का, बनी ठनी को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? एरिक डिक्सन व फैयाज अली को दिया जाता है। ठीक है, ये इसमें आपको ध्यान रखना है। चलें आगे चलते हैं। अगला उत्तराधिकारी कौन बन जाता है? राव सूर सिंह अगले उत्तराधिकारी बन जाते हैं। अब सूर सिंह के बारे में देखते हैं साथियों। राव सूर सिंह यह रहा था 1596 ईस्वी से लेकर के 96 ईस्वी से लेकर के ये रहा था 1619 ईस्वी तक रहा था। 1619 ईस्वी तक इन्होंने यहाँ पर शासन किया। अब सूर सिंह साथियों, अब सूर सिंह से आपको क्या याद रखना है? सूर सिंह से आपको ध्यान रखना है, इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। लाहौर में ही इनका क्या होता है? राज्याभिषेक। पिता की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? लाहौर में हुई थी। राज्याभिषेक होता है। अभिषेक कहाँ पर होता है? लाहौर में होता है। इसकी मृत्यु कब होती है? मृत्यु होती है इसकी 1619 ईस्वी में। 19 ईस्वी में महंकर थाना ये कहाँ पर आता है साथियों? ये आता है मध्य प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है। साथियों ध्यान रखना है, महंकर थाना बुरहानपुर मध्य प्रदेश में। कहाँ पर आ जाता है? मध्य प्रदेश में यह आता है। ये आपको नोट कर लेना है, इतनी आपको ध्यान रखना है। आगे आपको ध्यान रखना है साथियों, इसकी एक पासवान थी जिसका नाम था, क्या नाम था? इसकी एक पासवान थी, उसका क्या नाम था? जल्दी से बताइए। अनारा बेगम था साथियों उसका नाम है। क्या नाम था उसका? जल्दी से बताइए क्या नाम था उसका। और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ इसको कि राव सूर सिंह था, इसने दो मुगल शासकों की सेवा की थी। सेवा कौन कौन से थे दो मुगल शासक साथियों? एक तो था अकबर की। कब से कब तक की थी इसके द्वारा? इनकी की गई थी इसकी की गई थी 1595 से लेकर के 1605 ईस्वी तक इसके साथ रहा था। और इसके बाद में जहांगीर की बात करें, इसके बाद में जहांगीर की अगर बात करते हैं तो ये रहा था 1600
5 ईस्वी से लेकर के 1619 ईस्वी तक यहाँ पर रहा था, इसके सहयोग में सेवा की थी इनके द्वारा। जहांगीर ने साथियों अगर बात करते हैं तो इनको दिया था 5,000 का सवार, 5,000 का सवार और 3,000 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है इसका, यहाँ पर 5,000 का जात दिया गया था, जात, और 3,000 का सवार, 3,000 का सवार, सवार यहाँ पर इनको दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, आगे बात करते हैं साथियों, आगे करते हैं। जहांगीर को ये जो द्वार दी गई थी, एक तो जिसका नाम था जिसका क्या नाम था, उसका हाथी का नाम था साथियों, दो नाम था उसका हाथी का, एक तो था रण रावत और एक श्रृंगार। एक का नाम था रण रावत और एक का नाम था श्रृंगार। श्रृंगार हाथी दिए थे, हाथी, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। दरबारी कविता साथियों माधवदास दंडीवाड़िया का एक दरबारी कवि था, दरबारी कवि था, का नाम था माधवदास दंडीवाड़िया की वाड़िया। इसने एक पुस्तक लिखी थी, ग्रंथ लिखे गए थे, और ग्रंथ का क्या नाम था, ध्यान दीजिएगा साथियों, इसका जो ग्रंथ का नाम था वो था, क्या नाम था, राम रासो और भाषा दसम खंडन। नाम था राम रासो, राम रासो और दसम, ये इसका दो ग्रंथ था। ये आपको यहाँ पर नोट कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे आता है गज सिंह। अगला शासक कौन आता है, गज सिंह अगला शासक आ जाता है। गज सिंह की बात करते हैं तो गज सिंह कब से कब तक रहा था, 1619 से 1629 तक रहा था। 1619 से लेकर के 1629 इस ईस्वी तक ये रहा था। और साथ ही ध्यान रखना है, जो गज सिंह था इसको एक उपाधि दी गई थी, जिसका क्या नाम था, जिसका नाम था साथियों दलथम्बन की उपाधि, दलथम्बन की उपाधि ये की गई थी, जिसको जहांगीर के द्वारा, किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा दी गई थी। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब दलम खंडन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साथियों समूह को बांधने वाला। क्या होता है, समूह को, समूह को बांधने वाला, समूह को बांधने वाला इसका मतलब होता है। क्या होता है, समूह को बांधने वाला होता है। और इसका जो राज्याभिषेक हुआ था वो बुरहानपुर में ही हुआ था। राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, तो ये ध्यान दीजिएगा, बुरहानपुर में। इनके पिता की मृत्यु हुई थी महंकर थाना मध्य प्रदेश में, तो बुरहानपुर में ही इसका राज्याभिषेक हो जाता है। ध्यान दीजिएगा साथियों, इनकी एक बेगम थी जिसका नाम था अनारा बेगम। यहाँ पर बात आ जाती है इसकी अनारा बेगम की। यहाँ पर एक बात आ जाती है किसकी, अनारा बेगम, एक पासवान थी बेगम। अब साथियों गज सिंह साथियों अनारा बेगम के कहने पर ही जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी बनाया था। इसके कहने पर ही, कहने पर ही तो जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी बनाया। जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी बनाया। अब तो इसके बाद में, तो फिर बाद में साथियों बात करें, अमर सिंह राठौड़ दूसरा पुत्र, दूसरा पुत्र अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़ नाराज होकर, नाराज होकर शाहजहां के पास चला जाता है। शाहजहां के पास चला जाता है, चला
आगे देखिएगा, आगे जो कवि आते हैं साथियों दरबारी, जिसका नाम है केशव दास गाडस। इनको कहा जाता है साथियों हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का प्रेत कहा जाता है। और बात करें हिंदी साहित्य का प्रेत इनको कहा जाता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक आता है हेम कवि। हेम कवि आता है जिसने ग्रंथ लिखा था गुण भाष्य, गुण भाष्य नाम का एक ग्रंथ लिखा था। अब थोड़ी सी बात करते हैं अमर सिंह राठौड़ के बारे में। अमर सिंह राठौड़ के बारे में बात करते हैं। नाराज होकर कहाँ चला जाता है ये, नाराज होकर कहाँ चला जाता है, शाहजहाँ के दरबार में, शाहजहाँ के पास चला जाता है। अब साथियों ध्यान दीजिएगा, इनका घोड़ा का क्या नाम था, घोड़ा का नाम था बादल। और इसको कहा जाता है साथियों कटार का धनी, कटार का धनी इनको कहा जाता है। और ये यहाँ पर क्या हुआ कि शाहजहाँ के जो दरबार में था, के दरबार में सभी लोग आपस में पंक्ति बनाकर बैठे हुए थे। तो ये क्या करता है कि शाहजहाँ का एक साला था, साला था, उसका नाम था सलावत खां, सलावत खां। अब ये क्या करता है, ये साथियों अमर सिंह राठौड़ को क्या कहता है, ये गंवार कह देता है। क्या कह देता है, ये गंवार कह देता है कि इसको तो कोई बुद्धि नहीं है, ये तो ऐसे ही गंवार है, मतलब कोई मतलब नहीं है इसमें। तो इसको आ जाता है गुस्सा। अब ये क्या करता है, अमर सिंह क्या करता है, अमर सिंह नाराज होकर, नाराज होकर भरे दरबार में, भरे दरबार में सलावत खां का, सलावत खां का सिर धड़ से अलग कर देता है, धड़ से अलग कर देता है। ठीक है, सिर से क्या कर देता है, धड़ से अलग कर देता है। और अपने घोड़े, अपने घोड़े बादल पर बैठकर चला जाता है, चला जाता है। अमर सिंह जिस दरवाजे से गया था, जिस दरवाजे से गया था, का नाम, का नाम था बुखारा दरवाजा। शाहजहाँ ने नाम बदलकर, बदलकर क्या किया था, इसका नाम क्या था, अमर सिंह फाटक, अमर सिंह फाटक। और इसे हमेशा के लिए बंद किया, हमेशा के लिए बंद किया। 1809 ईस्वी में जॉर्ज स्टील ने इसे
पहली बार खोला, पहली बार खोला। आगे देखिएगा, अमर सिंह राठौड़ के अमर सिंह राठौड़ के ख्याल प्रसिद्ध हैं। क्या प्रसिद्ध हैं? ख्याल प्रसिद्ध हैं। अमर सिंह राठौड़ पर साथियों एक फिल्म भी बनी थी, एक फिल्म भी बनी थी। इसके निर्देशक थे, निर्देशक थे राधाकांत, राधाकांत। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा साथियों, इनके द्वारा 1644 ईस्वी में एक लड़ाई लड़ी गई थी जिसका नाम था मतीरे की राड़। अब यह हुई थी साथियों किसके मध्य? एक तरफ था बीकानेर, एक तरफ था नागौर, एक तरफ था नागौर। अमर सिंह को नागौर ठिकाना शाहजहां ने दिया था, शाहजहां ने। अब बीकानेर का शासक था साथियों करण सिंह। कौन था? करण सिंह था। और नागौर का शासक था कौन? नागौर का शासक था अमर सिंह, अमर सिंह। ये हुआ साथियों खिलवा गांव और दोगणिया गांव, दोगणिया गांव के मध्य ये युद्ध आता है। और एक किसको लेकर के होता है? एक मतीरे की बेल को लेकर के लड़ाई हो जाती है। किसको लेकर के? मतीरा की बेल को लेकर कर ये लड़ाई हो जाती है। इसमें साथियों विजय हुई थी किसकी? ये हार गया था और विजय हुई थी इसकी, यहाँ पर विजय हो जाती है, राव करण सिंह की इसमें विजय हो जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना। लिख लिया? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं साथियों, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी के साथ में। तो आप सभी को आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।